यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर पहला प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। जिसमें पहला बहुविकल्पी प्रश्न, दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा गिजू भाई। इसका सही आंसर हो जाएगा गिजू भाई। आंसर लिखा है यहाँ, दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक गिजू भाई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्थान निश्चित नहीं होता, ये भी सही है। समय निश्चित नहीं होता, ये भी सही है। स्वतंत्र होती है, ये भी सही है। अतः उपयुक्त सभी, आंसर हमारा सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ लिखा है व्याख्या में, औपचारिक शिक्षा का स्थान निश्चित नहीं होता है, समय भी निश्चित नहीं होती है तथा यह स्वतंत्र होती है। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी। इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी। संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। शिक्षा का त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है। इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन डीवी का। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इसका सही हो जाएगा जॉन डीवी। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास करना, शारीरिक विकास करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर सही हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है जन्मजात शक्तियों का स्वांगीण विकास है, अतः उपयुक्त विकल्पों में से एक भी सत्य नहीं है। दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा पत्रचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र शिक्षा अध्ययन, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा तथा स्वतंत्र अध्ययन शिक्षा दूरवर्ती शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। हमारा सही आंसर हो जाएगा अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है। इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ। शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बनाती हैं। आंसर हमारा सही हो जाएगा शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, यह कथन है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रावेल। यह कथन फ्रावेल का है। फ्रावेल के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मदाता शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। मेरिया मॉन्टेसरी भारत आई। इसका सही आंसर हो जाएगा 1939 में। सन 1939 में मारिया मॉन्टेसरी भारत आई। जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है। इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षकों का। जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व शिक्षकों का होता है। शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासकीय उदासीनता, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव,
दोषपूर्ण पाठ्यक्रम तथा शासकीय उदासीनता शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है। पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा को योजनाबद्ध करने हेतु। इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा, उपयुक्त सभी। परिवार द्वारा बालकों को जीवन व्यवहार की चिंता, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा तथा जीविकोपार्जन की शिक्षा प्राप्त होती है। वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आदर्शवाद। वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा आदर्शवाद पर आधारित थी। टैगोर को किस धारण में विश्वास था? इसका आंसर हो जाएगा टैगोर को सत्यम, शिवम व सुंदरम में विश्वास था। टैगोर हमेशा शिक्षा की परिवर्तनकारी भूमिका में विश्वास करते थे। फ्रावेल की किन्हीं दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रावेल की प्रमुख रचना एजुकेशन ऑफ मैन जो 1826 ईस्वी तथा मदर प्ले एंड नर्सिंग सॉन्ग्स 1853 ईस्वी में की थी। जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। दूरस्थ शिक्षा का कोई दो विशेषता लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा दूरस्थ शिक्षा की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, इनमें स्व अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। दूसरा, दूरस्थ शिक्षा अप्रत्यक्ष शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा पत्राचार, जनसंचार के साधनों द्वारा प्रदान की जाती है। इसके लक्ष्य और उद्देश्य निश्चित नहीं होते हैं और न ही कोई निश्चित पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु या समय सारणी होती है। मल्टीमीडिया क्या है? इसका आंसर हो जाएगा मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों जैसे ऑडियो, ग्राफिक, सॉरी यहाँ ऑडियो नहीं है, ऑडियो है, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन करके दर्शकों व श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। बौद्धकालीन शिक्षा की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, यह शिक्षा प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। बौद्धकालीन शिक्षा के लिए मठों में प्रवेश के लिए प्रव्रजय संस्कार होता था। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक प्लेटो, कामेनियस, सुकरात, डेकार्टे, हीगल तथा फ्रावेल आदि हैं।
स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था तथा इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की? इसका उत्तर हो जाएगा 22 दिसंबर 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की। बाद में इनका नाम शांति निकेतन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जनसंख्या शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा जनसंख्या शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित हैं। छात्रों में परिवार के आकार के प्रति समझ विकसित करना, जनसंख्या की वृद्धि के कारणों और परिणामों को समझने में व्यक्ति की सहायता करना। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में किसी भी अवांछित सामग्री के शामिल होने से है, जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी में अवांछनीय परिवर्तन का कारण बनता है। बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया था, जिसे आज विश्वविद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या था? प्लेटो की संस्था का नाम प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थिंक और अकादमी है, जो यूरोपीय महाद्वीप पर उच्च शिक्षा की पहली संस्था थी। राज्य से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर हो जाएगा राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन सरकार के अधीन हो। लघु उत्तरी प्रश्नों को देखा जाए। शिक्षा एक त्रिभुजी प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिभुजी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। जॉन डीवी का मानना है कि शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक अपने छात्र को निश्चित समय में निश्चित विधि से निश्चित विषय वस्तु को निश्चित स्थान पर प्रदान करता है। इसलिए शिक्षक शिक्षार्थी के साथ ही साथ निश्चित पाठ्यक्रम का होना भी आवश्यक है। वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास करना था। वैदिक कालीन में छात्र छात्राओं को दी जाने वाली शिक्षा ही वैदिक कालीन शिक्षा कहलाती है। वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, मोक्ष प्राप्त करना, संस्कृति का संरक्षण, स्वास्थ्य चरित्र का विकास, सामाजिक कुशलता की प्राप्ति, व्यक्ति का विकास। प्रयोजनवाद के किन्हीं 4 गुण एवं उनके दोषों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयोजनवाद के गुण। प्रयोजनवाद भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। प्रयोजनवाद बालकों को व्यवहारिक जीवन हेतु तैयार करता है। प्रयोजनवाद विचार की अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्व देता है। शिक्षा दर्शन के रूप में प्रयोजनवाद एक गतिशील दर्शन है। यह दर्शन शिक्षा को
सामाजिक गतिविधि। यह दर्शन शिक्षा को सामाजिक गतिशील एवं विकास की प्रक्रिया मानता है। प्रयोजनवाद के दोष। प्रयोजनवाद आध्यात्मिक गुणों को महत्व नहीं देता है। प्रयोजनवाद हमें केवल भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, न कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण। प्रयोजनवाद सत्य को परिवर्तनशील मानता है। प्रयोजनवाद शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं देता। शिक्षा और शिक्षार्थी के संबंध में रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों को संक्षेप में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि मनुष्य को केवल मनुष्य ही समझ सकता है। उन्होंने अपनी शिक्षा योजना में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया तथा वे शिक्षक को मुख्य आधार मानते थे। शिक्षक छात्रों को पवित्रता में विश्वास करते हुए उनके साथ प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहते थे। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के किन्हीं 4 उपायों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 4 उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, पानी के रास्ते और समुद्री तटों की सफाई। दूसरा, प्लास्टिक जैसे जैविक तौर पर नष्ट न होने वाले पदार्थों का इस्तेमाल न करें। तीसरा, जल स्रोतों में पशुओं को नहीं धोना चाहिए। जल प्रदूषण के उपायों के बारे में जागरूकता फैलाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की भूमिका के बारे में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, विद्यालय शिक्षार्थियों और व्यापक समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए पर्यावरण अभियान जैसे गतिविधियां आयोजित कर सकते हैं। इसमें वृक्षारोपण, सफाई अभियान और विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता अभियान जैसे गतिविधियां शामिल हैं। अतः पर्यावरण संरक्षण हेतु विद्यालय की भूमिका व विद्यालय का योगदान सर्वोपरि है। बाल श्रम किस प्रकार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के बाधक हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, बाल श्रम का स्वरूप हमें प्रत्येक शहर एवं प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलता है। बाहर बालक दुकानों पर काम करते हैं तो घरों में बालिकाएं सफाई, बर्तन आदि का कार्य करती हैं। इन सब का प्रमुख कार्य है कि उनके परिवार की स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वे स्कूल जा सकें। इसी आधार पर निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार बनाया गया। किंतु निश्चित रूप से पारिवारिक स्थिति अनिवार्य बालक शिक्षा में बाधक है। पारिवारिक परिस्थितियां बाल श्रम को विवश करती हैं। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा, शिक्षक एवं विद्यालयों की भूमिका पर अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, शिक्षकों द्वारा प्रारंभ से ही पाठ्यक्रम के साथ ही साथ जीवन मूल्यों की शिक्षा भी दी जाती है। शिक्षक भावी पीढ़ियों के दिमाग और चरित्र को आकार देकर सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न केवल ज्ञान प्रदान
बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए मार्गदर्शक, रोल मॉडल और उत्प्रेरक के रूप में भी काम करते हैं। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शिक्षा, शिक्षक एवं विद्यालय के विभिन्न कार्य हैं। पहला, नवीन परिवर्तन लाने में सहायक। सामाजिक गात्यात्मकता, सामाजिक सुधार, ज्ञान के क्षेत्र में विकास, परिवर्तन की समीक्षा। फ्रावेल के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, फ्रावेल के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चों को अपने दैवी स्वरूप और संसार की आत्मिक एकता का ज्ञान करना है। फ्रावेल का मानना था कि शिक्षा द्वारा बालक का शारीरिक एवं बौद्धिक विकास होता है तथा उन्हें सामाजिक एवं नैतिक व्यवहार में प्रशिक्षित करना एवं उनकी चारित्रिक विकास करना और उन्हें पवित्र जीवन जीने की ओर अग्रसर करना भी आवश्यक है। जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका एवं उसके प्रभावों को अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, वर्तमान समय में जनसंचार माध्यम और समाज में गहरा संबंध एवं निकटता है। इसके द्वारा जन सामान्य की रुचि एवं हितों को स्पष्ट किया जाता है। जन संचार माध्यम राष्ट्रीय विकास में 3 तरह से सहायक होती है। जनता को राष्ट्रीय विकास की सूचना देना, विकास प्रक्रिया को सहभागी बनाना, विकास के लिए आवश्यक तकनीकी दक्षता प्रदान करना, अतः सूचनाओं को प्रेषित करना तथा एक विशेष दृष्टिकोण में उन्हें व्यवस्थाबद्ध करने का कार्य भी जनसंचार माध्यमों द्वारा किया जाता है।